अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम योर इंस्ट्रक्टर ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी और आज हमारा इस अहम तरीन सब्जेक्ट पे, अहम तरीन इसलिए कि आप टीचर्स बनने वाले हैं, तो आपके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये नहायत अहम सब्जेक्ट है। आज इसका हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले हमने इसका तारुफ करा दिया था आपसे, जो आप देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, अज़बर कर चुके होंगे। Today we are going to talk about various approaches, methodologies that educational psychologists adopt to gather their data on the principles and operations of psychology related to learning and education. आज उसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी आप जानते हैं इज द डिसिप्लिन दैट इज कंसर्न विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, द एप्लीकेशन ऑफ द थियरीज एंड प्रिंसिपल्स दैट साइकोलॉजिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड इन द लेबोरेटरीज, इन द फील्ड्स, इन द एक्सपेरिमेंट्स, इन देयर ऑब्जर्वेशंस, and how those principles are operative in classrooms. पिछले 100 वर्षों में एजुकेशनल साइकोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और उस तरक्की की बिना पे एजुकेशनल साइकोलॉजी में नई से नई इनोवेशंस हुई हैं और नए से नए असूलों का इत्तलाक हुआ है। मसलन एक नया प्लान उन्होंने तलाश किया माहिरीन नफ्सियात ने, कॉल्ड द केलर प्लान। आपको जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में इम्तिहान में सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये मैं सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए गुजारिश कर रहा हूँ। फिर उन्होंने ये देखा माहिरीन नफ्सियात ने कि लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे ऑपरेटिव हैं क्लास में। आपको याद होगा, अगर आपने साइकोलॉजी के कुछ लेक्चर्स पहले अटेंड किए हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, तो आपको याद होगा कि लर्निंग पे बहुत ज़्यादा काम रूसियों ने और अमरीकियों ने अपने अपने ममालिक में किया है। आपको याद होगा कि पेवलोव और उसके फॉलोअर्स ने ये तय किया था कि हम या इंसान या एनिमल्स जो हैं वो लर्न कैसे करते हैं। और फिर आपको ये भी याद होगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए अमेरिका में, उनमें एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें ज़ाहिर हुई थी। तो ये दो अहम सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन और नॉलेज के। वन सोर्स कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड इन रशिया एंड द अदर सोर्स ऑफ नॉलेज कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड इन अमेरिका। B.F. स्किनर का नाम आप यकीनन जानते होंगे, जिन्होंने बहुत अहम काम किया है अमेरिका में, जिन्होंने कुछ अरसा तक टीचिंग मशीन्स भी बना दी थी कि कैसे बच्चे जो हैं वो मशीन्स के ज़रिए से लर्निंग हासिल कर सकते हैं। तो इस फील्ड में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, पिछले 100, 150, 200 बरसों में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हुई है और बहुत ज़्यादा इनोवेशंस हुई हैं। और हम चाहते हैं कि आप इन इनोवेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। अगर आपने पहले हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी का मुताला किया है, जो कि यकीनन आपने किया होगा, तो आपको अब तक इल्म हो गया होगा कि पेवलोव के और स्किनर के एक्सपेरिमेंट्स जो थे, पेवलोव के रशिया में, मॉस्को में, और स्किनर के अमेरिका में, इन एक्सपेरिमेंट्स, इन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे हमने कितनी तरक्की की है। हमसे मेरी मुराद माहिरीन नफ्सियात जो साइकोलॉजिकल कवानीन का, नफ्सियाती कवानीन का इत्तलाक करते हैं अपनी क्लासरूम टीचिंग्स पर, उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से और देखते हैं कि
रिसर्च हमें क्या बताती है? जो रिसर्च जिसका मैंने अभी जिक्र किया, पैवलोवियन कॉन्सेप्ट्स का, और जो रिसर्च अमेरिका में हुई जिसका अभी मैंने जिक्र किया, स्किनरियन कॉन्सेप्ट्स का, उन रिसर्चेस की बेसिस पे हमें क्या पता चलता है? दो चार उसमें बातें देखने वाली हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि आप शायद अब तक ये समझते होंगे कि स्पून फीडिंग जो है, बच्चे को जब वो कहीं भूल जाए या रुक जाए तो उसको थोड़ी सी हिंट दे के आगे चला देना शायद उसकी लर्निंग के लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च से पता चला कि स्पून फीडिंग जो है वो बच्चों के लिए कोई ख़ास अहमियत की हामिल नहीं है। उसके ज़रिए से बच्चे कोई बेहतर तौर पे नहीं सीखते। उनके लिए मुनासिब है बच्चों के लिए कि वो अपनी कोशिश से अपनी सही से सीखें, बजाय इसके कि टीचर जो है वो उनको रास्ता दिखा दे और स्पून फीड करे। टीचर को रास्ता तो दिखाना चाहिए, लेकिन स्पून फीड करना जो है वो रिसर्च ने हमें दिखाया है कि वो कोई हमेशा अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। एक और चीज जो इसमें ज़मीन में देखने वाली है उसका यह है कि हमने रिसर्चेस जो अभी तक की हैं वो उनका ढब क्या था? क्या वो रिसर्चेस ऐसी थी कि उनको हम कह सकें कि वो ऑल एनकम्पासिंग है? क्या जो तरीका हाय कार उन रिसर्चेस में इख्तियार किया गया, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो तरीका कार जो था वो फ्लॉलेस था? क्या आप एक फिनोमेना को एक तरह से उसका मुताला कर सकते हैं, या उसका मुताला करने से एक से ज्यादा भी तरीके आपके पास मौजूद हैं? क्या हर दफा रिसर्च करने के लिए किसी माहिर नफ्सियात को, किसी एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक सेट तरीका अपनाना चाहिए, या उसके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस भी हैं? यकीनन एक माहिर नफ्सियात के पास, खास तौर पे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास एक से ज्यादा तरीका हाय कार हैं जिनके जरिए से वो रिसर्च करते हैं। पैवलोवियन और स्किनरियन रिसर्च जो है वो एक तरीका कार है। उसके अलावा भी अब माहिरीन नफ्सियात ने तरीका हाय कार जो है वो वजह कर लिए हैं। चलिए उनको देखते हैं, उनकी डिटेल देखते हैं और फिर हर तरीके को मिसाल के जरिए से एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम इन तीन तरीका हाय कार को देखें तो सबसे जो सिंपल तरीका है रिसर्च करने का, जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जिसके ज़रिए से अपना डेटा इकट्ठा करते हैं, जिसके ज़रिए से जानते हैं कि साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का इतलाक़ कैसे करना चाहिए क्लासरूम्स में और क्या उसके फ़वाइद हैं, वो तरीका कहलाता है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ आर दो स्टडीज़ विच आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गैदरिंग डेटा related to the subject matter and related to variables of interest। ये सबसे आसान तो नहीं कहना चाहिए, ये सबसे सीधा तरीका है जिसके ज़रिए से माहिरीन नफ्सियात, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अपना इंफॉर्मेशन का ख़जाना जो है उसमें एडिशंस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, ये क्या है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़? इसकी मिसाल यूं ले लीजिए कि मैं एक क्लासरूम में जाता हूं बहैसियत एक माहिर नफ्सियात और एक रिसर्चर के, एक तहकीक करने वाले शख्स की हैसियत से, और फिर मैं ये देखता हूं कि क्लासरूम में क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स कैसे बैठे हैं, टीचर्स कहाँ खड़े हैं, क्या टीचर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं या बैठ के पढ़ा रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स सवाल पूछते हैं, सवाल पूछने की औसत क्या है, क्या टीचर इंडिविजुअल अटेंशन पे करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं इस स्टडीज में, इस किस्म के तरीकाकार में? मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि क्लास में हो क्या रहा है। इन अदर वर्ड्स, आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग द फिनोमेना
of whatever is happening. We can take a look at various schools in Punjab and Lahore or Karachi or Hyderabad or Quetta or Peshawar, and then based upon those observations we can describe this is what is happening in most of the schools of Punjab. 55% of schools of Punjab, for instance, follow these practices. 56% of schools in Balochistan follow these practices, and so on and so forth. What am I doing? I am describing. I am not changing the phenomena. I am not manipulating the phenomena. I am simply describing the phenomena as it exists. Descriptive studies, in other words, are those studies which describe it in detail, at length, in depth, the nature of the phenomena that is of interest to the researcher. इसकी दो मिसालें आपको मैं दे सकता हूं. हैं तो इसके बहुत से तरीक़ाकार, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में जो मिसालें डिस्कस की गई हैं, जो तरीके डिस्कस किए गए हैं, we shall confine ourselves to only those. The first is what is called the case study. A descriptive study / case study is one which describes a case in detail. मैं ये देखना चाहता हूं कि एक क्लास में जो टॉप करने वाला स्टूडेंट है या टॉप करने वाली स्टूडेंट है वो किन किन खुसूसियात की हामिल है. मिसाल के तौर पर यह देखना कि एक टॉप ग्रेडर एक क्लास में कितने घंटे दिन में या हफ्ते में पढ़ता है, कितने घंटे उनमें से वो मैथमेटिक्स पढ़ता है, कितने घंटे उनमें से वो सोशल साइंसेस पढ़ता है, कितने घंटे उनमें से वो अदर साइंसेस पढ़ता है, कितने घंटे उनमें से वो कंप्यूटर साइंसेस पढ़ता है. अगर मैं एक शख्स पे कंसंट्रेट करके उसको इन डेप्थ स्टडी कर रहा हूं तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ए केस स्टडी. हमें केस स्टडी से बहुत सी चीजें जो है हम पे आया हो जाती हैं. आप जानते हैं कि दुनिया का एक बहुत ही अजीम फिजिसिस्ट हो गुजरा है 20वीं सदी में, एल्बर्ट आइंस्टाइन. आप ये भी जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थियरीज ऑफ रिलेटिविटी डिस्कवर की थी. और आपकी नॉलेज में ये भी मैं इजाफा कर दूं कि माहिरीन नफ्सियात ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को नहायत डेप्थ में स्टडी किया था आफ्टर ही हैड डिस्कवर्ड द थियरीज दैट ही हैड डिस्कवर्ड. वो जो मशहूर केस स्टडीज हैं, गेस्टाल्ट स्कूल वाले जर्मन physicists who later on turned to psychology and formed the Gestalt School of Psychology, those psychologists were the people who became interested in productive thinking and in how Einstein got hold of such brilliant ideas in physics, and they concentrated on the process of thinking that Einstein adopted. वो एक मशहूर स्टडी है जिसको हम कोट कर सकते हैं as one of the case study in descriptive studies that psychologists adopt to study a phenomena in depth. और भी बहुत सी स्टडीज है. आपको याद होगा, आपने जेबी वॉटसन के बारे में पढ़ा होगा. One of the great American psychologists at the University of Johns Hopkins who discovered how human beings learn, and his famous case of a young child, his study of a young child developing fear and how that fear touched the level of panic in the child. तो उसने भी एक स्टडी की थी. ये भी एक स्टडी है जो कि साइकोलॉजी में आउटस्टैंडिंग स्टडी है. एक और स्टडी की मिसाल दी जा सकती है साइकोलॉजी में,
जिसको हम लिटरेचर में आजकल फ्रॉइड की बायोग्राफीज और उसके पेपर्स के जरिए से जो हमें पता चलता है, दैट इज द स्टडी ऑफ ए यंग फीमेल दैट फ्रॉइड हैड कंडक्टेड, कॉल्ड द स्टडी ऑफ एना ओ, ANNA, एना ओ। जाहिर है कि फ्रॉइड ने, क्योंकि he was consulting her in confidence, so he didn't expose her name clearly. Now that is another example of a study that is quoted in the literature of psychoanalysis, of how she became hysterical and how because of her hysteria she developed certain symptoms which were psychosomatic symptoms. उसके बाजू और उसकी टांगें जो थीं वो पैरालिसिस का शिकार हो गई थीं और उन पे प्रॉब्लम, उस सारी लड़की में एक प्रॉब्लम बन गया था। So these are some of the famous studies that have been conducted. The one on Einstein, the one on a little child by Watson, and the one on a young girl conducted by Sigmund Freud. These are, of course, great names in psychology. तो ये एग्जाम्पल्स हैं केस स्टडीज की। इनके जरिए से इन अजीम माहिरीन नफ्सियात ने डिस्क्रिप्शन के जरिए से हमें बताया कि इन प्रॉब्लम्स में, इन केसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे और वो प्रॉब्लम्स कैसे कैसे रिजॉल्व किए गए। तो ये एग्जांपल्स है केस स्टडी की। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी केस स्टडी को एक तरीके के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में एक जो दूसरा तरीका है उसको हम कहते हैं पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहां पर एक ऑब्जर्वर जो है वो जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है वो उसका हिस्सा बन जाता है। यूं समझ लीजिए कि एक शख्स देखना चाहता है कि एक फुटबॉल की टीम मैच के दौरान कैसे बिहेव करती है। He can do it by sitting outside of the team, or he can do it by becoming a member of the team and a playing member of the team. If he becomes a member and a playing member of the team, that would be an example of participant observation. Observation conducted as a participant of the phenomena that is taking place. बहुत मशहूर स्टडीज हैं कि माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो किसी गांव में जाके रहना शुरू कर दिया उन्होंने। माहिरीन नफ्सियात ने अगर फेस्टिवल्स को, मेलों ठेलों का उन्होंने देखना है, उनको स्टडी करना है, तो वो उस मेले का हिस्सा जाके बन गए। माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो जब एक एक्सपेरिमेंट्स अगर किए जा रहे हैं कि भूख का ह्यूमन साइकोलॉजी पे क्या असर होता है, तो वो उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गए। आपको एक और एक्सपेरिमेंट याद होगा कि माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो खुद कैदी बन के जेल में दाखिल हो गए। आपको एक और एक्सपेरिमेंट याद होगा कि माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो खुद नीम दीवाने बनकर एक्टिंग करके पागलखानों में दाखिल हो गए ताकि उनकी स्टडीज की जा सके। ये जो मशहूर एग्जाम्पल्स हैं, रुख की एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस इन एंटरिंग इनटू अ जेल, ये एग्जाम्पल है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की। मार्गरेट मीड की एग्जाम्पल्स हैं व्हेन शी वाज स्टडीइंग द फिनोमेना ऑफ प्रिमिटिव कल्चर्स इन प्रिमिटिव सोसाइटीज, शी वेंट एंड लिव्ड देयर। इसी तरह से बहुत सी एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देंगी लिटरेचर में जिसमें माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो उस सारे फिनोमेना को स्टडी करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए उस सारे फिनोमेना का हिस्सा बन जाते हैं। एंड व्हेन दे अडॉप्ट दैट अप्रोच, इट इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में ये दो अप्रोचेस हैं। दूसरी लेवल ऑफ स्टडीज जो हैं slightly higher than descriptive studies are called correlational studies. Correlational studies are those studies where psychologists study phenomena, describe phenomena, and after having studied and described the phenomena, try and find relationships between two or more variables of interest. मिसाल के तौर पर वो ये देखना चाहते हैं
के number of hours that a student puts in to his studies, how is that related to his grades or marks in the examination? तो वो पहली बुनियादी बात उन्होंने माहिरीन नफ्सियात ने ये देखी कि स्टूडेंट्स जो हैं, हाउ मेनी number of hours are they putting into studies? After having done that, they now correlate the number of hours with the grades obtained by the students. And what do they discover? Usually the discovery is the greater the number of hours that the student puts in to studies, the higher the grade. यानी जितना गुड़ आप डालेंगे आपका पकवान उतना ही मीठा होगा. अगर आप ज़्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, तो आपके ग्रेड्स जो हैं वो बेहतर होते चले जाएंगे. तो correlational studies are those studies that establish relationships. I've just given you an example. The relationship between number of hours that a student puts in and his grades that he obtains in the examination. एक और आसान तरीका इसका समझने का ये भी है, the amount of food that is consumed by a person and the weight that he puts on. That is an example of a correlational study. The amount of exercise that a person does and his facility with help. जितनी वो वर्जिश करता है उसकी सेहत उतनी बेहतर रहती है. The amount of cigarette smoking, most dangerous habit. मैं इसकी आपकी तरफ आपके साथ निशानदही जरूर करना चाहूंगा. Research shows, correlational studies show that there is a very high positive correlation between cigarette smoking and lung cancer. High positive correlation. ये सारी दुनिया की studies जो हैं conducted practically all over the world by all kinds of scientists have shown that there is a very high positive correlation between the amount of cigarette that a person smokes and the probability of his having lung cancer. इसलिए ये भी एक मिसाल है correlational study की. और ये बात अब बिल्कुल आया है कि सिगरेट स्मोकिंग का लंग कैंसर के साथ और हार्ट डिजीज के साथ और दूसरी डिजीज के साथ निहायत गहरा पॉजिटिव रिलेशनशिप है. You must avoid, therefore, all kinds of smoking. Must avoid, because correlational studies have shown it beyond any shadow of doubt. अब इसमें शक की गुंजाइश नहीं रही है. तो correlational studies जो हैं वो हमें एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से जो रिलेशनशिप है वो जाहिर करती हैं. अब देखिए, बात यह है कि रिलेशनशिप को आप कॉजेशन न समझिएगा. रिलेशनशिप इज रिलेशनशिप. तीसरी चीज जो माहिरीन नफ्सियात देखते हैं और जो माहिरीन नफ्सियात ने तरीका कार इख्तियार और सीखा है साइंस से, और जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि हम साइंसदान हैं, जिसके बेसिस पे हमने ये कहना शुरू किया डंके की चोट पर कि साइकोलॉजी जो है वो भी एक साइंस है, वो है द मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. अच्छा, इससे पहले कि मैं गुजारिशात करूं कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज क्या है, हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा. मुझे यकीन है आप वो टर्म्स आपको पता होंगी, लेकिन मैं आपकी सहूलत के लिए उन टर्म्स को रिपीट करना और रिवाइज करना ज़रूरी समझता हूं. अगर वो टर्मिनोलॉजी आपके जहन में रिफ्रेश हो जाएगी तो आपके लिए एक्सपेरिमेंटेशन को और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को समझना और उसको जांचना और फिर खुद भी कंडक्ट करना आसान हो जाएगा. सबसे पहली टर्म जो है जो आप एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में या उनके रेफरेंस में आपको जानना है, दैट इज द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. An independent variable can be understood as a stimulus. Price may be an independent variable for the sale of a product. A certain kind of amount of sugar in chocolate could be an independent variable for affecting
the sale of chocolate. If the sale of chocolate is the dependent variable, the amount of sugar is the independent variable. The independent variable may be considered to be the amount of studies that you put in, and the dependent variable of it would be the grades that you get. An independent variable could be considered the amount of food that you eat, and the dependent variable could be the weight that you gain or lose. An independent variable could be the amount of sleep that you get in 24 hours. And the dependent variable would be how fresh or lack of freshness you feel during the day. ये examples हैं independent और dependent variable की. Independent variable वो है जो कि एक्सपेरिमेंटर या तजुर्बाकार जो है वो खुद मैनिपुलेट करता है, वेरी करता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिस पे तजुर्बाकार जो है वो उसका असर देखता है. जैसे मैंने अभी मिसाल दी, अमाउंट ऑफ स्टडी इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, grades obtained is a dependent variable. Putting in food into the body is an independent variable. Weight gain or loss is the dependent variable. Hard work, practice in sports is the independent variable. And the position that one gets in sports is the dependent variable. ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जांपल्स हैं. तो पहली तो आपको ये दो बातें इनमें समझनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में वो है विच इज ए वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटर, जो तजर्बाकार के लिए दिलचस्पी का बायस है. डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के असर के तहत नमूदार होता है. साइकोलॉजी वाले, एजुकेशनल साइकोलॉजी वाले independent variable they may consider independent variable as the personality of the teacher, the methodology adopted by the teacher. These would be two examples of independent variables. And how students fare, students का behavior कैसा होता है in their exams would be the dependent variable. अगर एक खास तरह की अप्रोच अपनाई जाए तो स्टूडेंट्स जो है वो उनका रिजल्ट बेहतर होता है, और अगर एक और तरह की अप्रोच अपनाई जाए तो स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं होता. मिसाल के तौर पर हमने बहुत अरसा तक इस बात पे हम काफ़ी बहस में मुब्तला रहे, हमसे मेरी मुराद एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, कि क्या बच्चों को पढ़ाई के दौरान मारना चाहिए, गोशमाली करनी चाहिए उनकी. आपका क्या ख्याल है, ज़रा सोच के बताइए. Is physical beating, corporal punishment, उनको सजा देना क्या उनके लिए मुनासिब है, या क्या सजा देने से बच्चों की पढ़ाई पे, उनकी सीखने की कैपेसिटी पे अच्छा असर पड़ता है, या क्या बच्चों की कैपेसिटी पे और पढ़ाई पे सजा का, फिजिकल पनिशमेंट का बुरा असर पड़ता है. आप बताइए, आपका क्या ख्याल है. मैं ये भी गुजारिश कर दूं कि आज से कुछ अरसा पहले 20वीं सदी के शुरू में, 20वीं सदी के तकरीबन मिडल तक लोग ये समझते रहे, असातिज़ा ये समझते रहे कि अगर आप बच्चों से छड़ी दूर रखेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा. स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड. ये आपको याद है, ये एक सेइंग है कि अगर आप छड़ी को बच्चों से दूर कर देंगे तो बच्चा जो है वो बिगड़ जाएगा. पंजाबी में इसका तर्जुमा यूं किया जाता है कि हम ये कहें कि डंडा पीरे विगड़ियां तिगड़ियां दा, यानी इफ यू यूज ए रॉड देन ऑल स्पॉइल्ड चिल्ड्रन बिकम स्ट्रेटन्ड. आपका क्या ख्याल है कि क्या कॉर्पोरल पनिशमेंट, क्या डंडे का इस्तेमाल स्कूल में, कॉलेज में मुनासिब है? क्या आपको करना चाहिए ऐसा या नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए. आपने बिल्कुल ठीक कहा. हमें रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से ये पता चला कि वो बच्चे जो स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट का, फिजिकल पनिशमेंट का शिकार होते हैं, वो उनकी पढ़ाई जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती जितनी दूसरे बच्चों की है. एक और भी स्टडी जो है
एक और सेट ऑफ स्टडीज जो है उससे कुछ और चीजें भी आया हुई हैं। मिसाल के तौर पर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने यह देखा इन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स स्प्रेड ओवर ए नंबर ऑफ years, months, that when when children are praised for the good work that they do, and when their bad work, not so good work, is ignored, they learn much better than when either good work is ignored और बैड वर्क इज पनिश्ड। तो इसका मतलब हुआ कि माहिरीन नफ्सियात ने यह भी देखा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में कि डंडे से काम नहीं चलता, यह बुरी चीज है। दूसरा, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के जरिए से माहिरीन नफ्सियात ने यह देखा कि हम अगर बच्चे का अच्छा काम है स्कूल में, कॉलेज में, और उसको एप्रिशिएट करते हैं तो फिर बच्चा ज्यादा इनकरेज होता है, ज्यादा लर्न करता है। फिर उन्होंने ये भी देखा कि अगर कोई बच्चा इतना अच्छा काम नहीं करता, बुरा काम करता है, और हम उस बुरे काम को पनिश नहीं करते बल्कि इग्नोर कर देते हैं, तो बच्चा जल्दी इंप्रूव कर जाता है। पहले ये लोग समझते रहे थे कि बुरे काम को अगर आप पनिश करेंगे तो फिर वो बुरा काम बच्चा जल्दी करना छोड़ देगा। ऐसा नहीं है। रिसर्च से जाहिर होता है दैट बैड वर्क ought to be ignored and that good work ought to be rewarded, and that is what experimentation has shown. ये दूसरी या तीसरी टर्म थी जो हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से या एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जाननी थी। इसी में दो और टर्म्स का जिक्र करना चाहूंगा। माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो आमतौर पर या अक्सर औकात एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ऑन ग्रुप्स रादर दैन ऑन इंडिविजुअल्स। मिसाल के तौर पर they would take two groups of students. You might take two groups of students, expose one group of students to one kind of teaching and expose another group of students to a different kind of teaching, and then compare these two groups and see how one group performs in comparison to the other group. मिसाल के तौर पर अगर आपने ये देखना है कि रिवॉर्ड का, अभी हमने आपको मिसाल दी थी कि रिवॉर्ड का, बच्चों को इनाम देने का, अच्छे काम पे इनाम देने का क्या असर होता है, तो उसका एक तरीका यह है कि आप एक ग्रुप बनाएं जिसमें जब बच्चे काम करें, अच्छा काम करें, तो उनको इनाम दिया जाए, और एक ग्रुप बनाएं जिसमें बच्चे अगर अच्छा काम करें या बुरा काम करें उनको इनाम न दिया जाए। द ग्रुप that you are rewarding the subjects in is called the experimental group, and the group that you are not using the experimental variable or where you are not rewarding the subjects or students is called the control group. इसी तरह से आप इन दोनों ग्रुप्स का आपस में तकाबुल करके, मुकाबला करके देख सकते हैं कि क्या वो ग्रुप जिनको इनाम दिया गया था, क्या वो बेहतर तौर पे परफॉर्म कर पाए हैं, या वो ग्रुप जिनको इनाम नहीं दिया गया था वो बेहतर तौर पे परफॉर्म कर पाया है। When psychologists use two groups and compare the performance of two groups with each other, where one group is exposed to a certain stimulus and the other group is not exposed to that stimulus, these studies are called control versus experimental group studies. An experimental group is one where a certain incentive is introduced, and a control group is one where that incentive is not introduced. माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो बाज औकात, अभी जैसे हमने आपको मिसाल दी थी, सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। हमने आपको अभी केस स्टडीज की मिसाल दी थी कि जैसे गेस्टाल्ट स्कूल वालों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्टडी किया इन डेप्थ। दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ एन इन डेप्थ स्टडी
of a single case. याद आया ना आपको? इसी तरह से माहिरीन नफ्सियात can also perform experiments on a single subject. The difference is that in the first instance, a case is studied in depth. In the second instance, a single subject experimental design, a single subject is picked up and an experimental variable is provided to that subject, and that single subject then, that single person then, is studied in depth. Difference kya hai? That in the first one, you did not use an experimental variable. In an experimental study, when you use experimental variable on a single person, that study is called a single subject experimental design. A single subject experimental design is one, in other words, where one person or one animal is used, or a one larger organization is used to study in depth the effect of the experimental variable, the effect of the independent variable upon the dependent variable. एक और टर्म जो इस रेफरेंस में आपको जाननी चाहिए, that is called a microgenetic study. A microgenetic study is that studies the phenomena in depth at a micro level. Micro means बहुत बारीक बीनी से, बहुत बारीक बीनी से भी माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो स्टडी करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आप कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की डिटेल देखें, इंक्लूडिंग द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट दैट आई टॉक्ड अबाउट, actually not educational psychologists, but experimental psychologists that I talked about, that is Pavlov and Skinner, तो उन्होंने भी निहायत डेप्थ में जाके स्टडी किया किसी एक जानवर को, किसी एक कुत्ते को या किसी एक चूहे को. And these are examples of microgenetic studies, when psychologists go deeper and study the smallest details in humans or in animals, and that the purpose of that is to recognize and to take a in-depth look at the process of learning and change. इससे आगे अगर हम बढ़ें तो ये तो 3 किस्म की स्टडीज का हमने जिक्र किया आपसे. जरा जहन में लाइए कौन कौन सी स्टडीज हैं. डिस्क्रिप्टिव, दूसरी बताइए कौन सी स्टडी है. अब जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी का हमने अभी जिक्र किया था, उसमें आपके पास 2 वेरिएशंस अवेलेबल हैं. वो 2 वेरिएशंस क्या क्या हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी कुड बी फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड. आप 1 माह तक देखें क्लास में क्या हो रहा है, आप 1 बरस तक देखें कि क्लास में क्या हो रहा है. दैट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. डिस्क्रिप्शन, बट in terms of various ways in which the phenomena unfolds itself over a long time period. साल भर में स्टूडेंट्स कैसे लर्न करते हैं, छुट्टियों से पहले, छुट्टियों के बाद, दिसंबर के इम्तिहान से पहले, दिसंबर के इम्तिहान के बाद, मार्च फरवरी के इम्तिहान से पहले, मार्च फरवरी के इम्तिहान के बाद. इफ यू आर फॉलोइंग that procedure, that is called a longitudinal study. Therefore, a longitudinal study is one that takes a look at the phenomena, describes the phenomena for a relatively long time period. 1 साल में स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे लर्न करते हैं, 5 बरसों में स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे लर्न करते हैं, 10 बरसों में स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कैसे लर्न किया. That is one example of descriptive study, and variation of that is called longitudinal study. मिसाल के तौर पर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप 1 माह के लिए इंतजार करें, या आप 1 बरस के लिए इंतजार करें, या आप 5 बरस के लिए इंतजार करें, या आप 10 बरस के लिए इंतजार करें. उस सूरत में आप एक
फिनोमेना को कॉन्टिन्यूस अंदाज में अगर पढ़ना चाहें, देखना चाहें, ऑब्जर्व करना चाहें तो कैसे देखेंगे? क्या ये सिर्फ मुमकिन है कि मैं 10 बरस तक ही देखूं कि हाउ स्टूडेंट्स लर्न अरिथमेटिक्स और हाउ स्टूडेंट लर्न ज्योग्राफी और हिस्ट्री, दैट आई हैव टू गो फ्रॉम year 1 to year 10, or do I have another option available to me? Yes, I have another option available to me, and that option is called cross-sectional study. Cross-sectional study को आप यूं समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं देखना चाहता हूं कि बच्चे जो हैं वो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल रियाजी कैसे सीखते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी तो ये होगी कि मैं थ्रू आउट दीज 5 years आई स्टडी द सेम ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स। A cross-sectional study could be undertaken, would be described as that I take a look at the learning of students who are at 1 year and then take another group who are learning arithmetic or mathematics at 2 years and take another look at another group of students who have learned or are learning arithmetic or mathematics for 3 years and so on and so forth. बजाय इसके कि मैं 1 से 5 साल तक इंतजार करूं कि उन्हीं बच्चों को रिपीटेडली पढ़ूं, मैं एक सेट को और दूसरे सेट को और तीसरे सेट को और चौथे सेट को और पांचवें सेट को पढ़ सकता हूं, स्टडी कर सकता हूं, and then make comparisons. If I adopt this approach, this is called cross-sectional approach. Descriptive studies can be undertaken therefore in 2 options. A repeated measures design, अगर हम इसको थोड़ी सी हायर लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें तो longitudinal study would also be called a repeated measures design, may also be called a repeated measures design. When you repeatedly observe the same group of subjects over a given time period, that would be an example of a longitudinal study. A cross-sectional study would be when you study different groups, group 1 and group 2 and group 3 and group 4, and then make across group comparisons. हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में ये तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। आप माहिरीन नफ्सियात की हैसियत से, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से ये तीनों अप्रोचेस जो हैं अडॉप्ट कर सकते हैं। एक अहम तरीन बात यह भी है इस ज़िम्न में कि एक टीचर जरूरी नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट खुद भी बने। अगर एक टीचर जो है वो अपनी आंखें खुली रखता है, इफ ही इज ए कीन ऑब्जर्वर, if he can observe students in the classroom with a keen eye, if he takes notes, if he observes, for instance, how student A behaved during the first month of studies and how student A behaved during the second month of study and how student A behaved during the third month of study and how student A behaved fourth and fifth and sixth and seventh month of study, that would be an example of what kind of study? A longitudinal study. आप एक ही स्टूडेंट को टीचर की हैसियत से ओवर ए लॉन्गर टाइम पीरियड उसका मुताला कर रहे हैं। A keen teacher can do that, can adopt a longitudinal approach in the class. A keen teacher can also adopt the cross-sectional approach. He observes how students learn in class 1. What is the main operative factor in learning of mathematics, arithmetic in class 1? Then he is afforded the opportunity of observing students at class 2. And he observes students of how students learn arithmetics and mathematics in class 2. What is he doing? He is adopting a cross-sectional approach. He is studying 2 different groups, but the same phenomena is being studied. And that is an example of a cross-sectional study. The teacher has available to him both the options. उसके पास ये हर वक्त ऑप्शन मौजूद है कि वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी अडॉप्ट कर रहा है या क्रॉस सेक्शनल स्टडी अडॉप्ट कर रहा है। वो दोनों ही अप्रोचेज अडॉप्ट कर सकता है और दोनों ही उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं।
टीचर्स की केयरफुल ऑब्जर्वेशन जो है उसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से निहायत गहरा ताल्लुक है. Scientific investigation's first step is a teacher who has a keen eye. In order for you to become a good observer and a good researcher, you need to have the first thing, and that is a keen eye. Where is a problem? How does a problem arise? How can that problem be resolved? What are the options available to you? What are the various manifestations of that problem? What are the possible repercussions of that problem? A keen teacher takes all of these into view. Someone who adopts this approach, someone who is a problem solver, someone who adopts a problem-solving approach in investigation in the classroom, he could be called somebody who is performing action research. Action research, therefore, is a technology that teachers can apply, that teacher can use in actual day-to-day practice in the classrooms. Actual day-to-day practice in the classroom is one phenomenon that is available to you. You have a description there, and that description can lead you to draw conclusions. On the basis of those conclusions, you as a teacher can make various amendments, various improvements, adopt certain methodologies that you think are effective, and drop out certain other methodologies that you think are ineffective. What is the point? The point is that the teacher has to get his subject matter across in a way that it becomes the overall part of the repertoire of the student. वो स्टूडेंट के जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट के ज़हन पे नक्श हो जाना चाहिए. एक अच्छे और इतने ना अच्छे टीचर का क्या फर्क है? अच्छे टीचर और इतने अच्छे टीचर, ना अच्छे टीचर होने का फर्क ये है कि अच्छा टीचर जो है वो अपने तुलबा के जहनों पे अपने पैगाम को, अपनी नॉलेज को ज़ब्त करने की सलाहियत रखता है, उसको ज़ब्त कर देता है, उसको समझा देता है, such that knowledge becomes a part of the student for the rest of his life. आप भी अपने टीचरों को सोचते होंगे, याद करते होंगे कि जो आपने बचपन में उन टीचरों से सीखा वो आज तक आपको अज़बर है. मैं भी अपने टीचरों को याद करता हूं, जो उन्होंने बताया वो आज तक अज़बर है. कुछ ऐसे भी हैं जो इसमें कामयाब नहीं हो सके, ज्यादातर गालिबन ऐसे ही होंगे, लेकिन ऐसे भी हैं और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने जो पढ़ाया वो अपने स्टूडेंट के जहनों पे और उनकी साइकोलॉजी पे ज़ब्त कर दिया, so that the students are living and breathing of what the teachers had taught them earlier on. ये है अच्छे टीचर की एक निहायत ही अहम क्वालिफिकेशन, मिसाल या बहुत ही अहम उसकी खुसूसियत कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वेस्टिगेशन करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वेस्टिगेशन के बाद अपने स्टूडेंट्स के दिलों पे अपने पैगाम को ऐसा ज़ब्त करता है कि वो जिंदगी भर का उसका हिस्सा बन जाते हैं. When a teacher employs problem solving investigation in the class, that kind of research is called action research. And action research is not undertaken with a pre-planned questionnaire, with a pre-planned list of observations that a teacher is supposed to make, but he observes as
the phenomena of education unfolds itself. And as the phenomena of education is unfolding itself, the teacher is observing that most keenly. And at the same time, उसके साथ साथ वो उसमें अपनी वेरिएशंस के ज़रिए से उस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को आगे बढ़ा रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है. And that is what is called action research. Action research has become a very important part of modern educational psychology. हमने आपको आज बहुत सी बातें बताई. उम्मीद है इन बातों में आपको ऐसी बातें भी नजर आई होंगी जो आपके अपने तजुर्बात का हिस्सा रही हों. हमने आपको बताया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो लर्निंग और टीचिंग से मुतल्लिक है. फिर हमने आपको बताया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसका निहायत गहरा ताल्लुक है तहकीक के साथ. और फिर उसके बाद हमने बताया कि तहकीक की मुख्तलिफ किस्म की 3 अक़साम हैं. और वो आपको याद होगी 3 अक़साम क्या हैं. नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, जिसमें आप एज ए टीचर हिस्सा तो ले रहे हैं लेकिन आप सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं. हमने इसकी 2 वेरिएशंस आपको बताई कि डिस्क्रिप्टिव स्टडीज की वेरिएशन है एक केस स्टडी, जब आप एक सिंगल केस को इन डेप्थ ऑब्जर्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं. फिर हमने आपको बताया कि दूसरी इसकी वेरिएशन है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, या जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आप उसी का हिस्सा हैं. दूसरी किस्म की स्टडी जो हमने आपका जिक्र किया इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अलावा, दैट वाज कोरिलेशनल स्टडीज, जिसमें माहिरीन नफ्सियात या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट या आपकी तरह के असातिज़ा जो हैं वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हैं. उनकी सही है कि देखें कि क्या चीज जो है वो किस चीज से मुतल्लिक है. अमाउंट ऑफ स्टडी एंड ग्रेड्स, अमाउंट ऑफ स्लीप एंड ग्रेड्स, स्लीप deprivation and grades, presence or absence of entertainment in a student's life and grades, kind of entertainment that a student has and its relationship with grades. ये मुख्तलिफ मिसालें हैं कोरिलेशनल स्टडीज की. और हमने तीसरी चीज आपको बताई थी जो आपको याद होगा, the third level of or the highest level of studies is what is called the experimental studies, जिसमें हमने आपको बताया कि independent variable and dependent variable, the attempt of the researcher or psychologist or educational psychologist is to identify the independent variable, identify its relationship with the dependent variable. हमने ये भी आपको एक्सप्लेन किया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है. हमने आपको इस ज़मीन में ये भी बताया that the teacher may conduct an experiment on a single subject when he in depth studies a single subject using an experimental variable. हमने आपको ये भी बताया कि the experimenter or the teacher may adopt a group approach where he uses a group upon which he experiments and he uses a group where he does not use the experimental variable. The group upon which the experimental variable is used is called what? The experimental group. And a group where experimental variable is not used, what is that group called? The control group. ये हमने आपको बताया था. इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि एक क्लास में आपने कॉर्पोरल पनिशमेंट, आपने डंडे का इस्तेमाल किया, आपने नहीं किसी शख्स ने डंडे का इस्तेमाल किया, और एक क्लास में आपने डंडे का इस्तेमाल नहीं किया, कॉर्पोरल पनिशमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, और फिर इन दोनों ग्रुप्स का आपस में आपने मुकाबला किया और देखा विच ग्रुप ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स लर्न बेटर, एंड यू डिस्कवर्ड दैट दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट पनिश्ड फिजिकली, they learned better than those students who learned by the teacher using physical punishment. तो ये हमने बताया कि these are various types of experiment or experimental designs. फिर हमने ये भी आपको बताया था that in reference to experimental studies
we have a microgenetic study or microgenetic design. Microgenetic design or studies when a single phenomena is observed experimentally in great depth, and that is an example of a microgenetic studies design. ये options available हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट को. इसकी अप्रोचेस भी हमने आपको बताई थी. फिर अप्रोचेस इसकी क्या है? द स्टडी में बी लॉन्गिट्यूडनल और द स्टडी में बी क्रॉस सेक्शनल. ए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इज वन वेयर, yes, you're right, where the observer or the experimenter studies his subjects or his classes for a longer time period, on a consistent basis, on an ongoing basis. And a cross-sectional study is where the experimenter or the observer or the teacher studies not the same group of people over a longer time period, but different groups of people spread over different time periods. आज वो क्लास 4 का मुताला कर रहा है और फिर क्लास 5 का और फिर क्लास 6 का और फिर क्लास 7 का और फिर इन 4, 5 और 6 क्लासेस का आपस में मुकाबला कर रहा है. एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्रॉस सेक्शनल स्टडीज. क्रॉस सेक्शनल and longitudinal studies are both options that are available to a given teacher. A good teacher is one who adopts all of these approaches related to the problem at hand. देखें, साइंस या इन्वेस्टिगेशन जो है ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है. ये ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको एक दिन में या एक लम्हे के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं. इट हैज टू कीप चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम दैट इज अवेलेबल टू ए investigator. So someone who adopts a problem solving approach, he is a person who is carrying on action research. Action research is problem solving investigation. ये हमने आज आपसे गुजारिशात की थी. उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी. प्लीज डू लुक देम अप इन योर टेक्स्ट बुक. Until the next time, God be with you. Khuda Hafiz.